हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूं जिसको सुनने और समझने के बाद में आपको लगेगा कि जून 26 में कॉस्ट अकाउंटिंग में पास होना तो बाएं हाथ का काम है। मतलब बहुत आसानी से हम 60+ मार्क्स ले आएंगे। और जो भी बच्चे जून 26 में पास होना चाहते हैं ग्रुप 1 में, सबसे पहले उनको ध्यान रखिए, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर के साथ साथ आपको एग्रीगेट 200 बनाना पड़ता है। 200 मार्क्स चाहिए होते हैं और 200 एग्रीगेट बनाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा पेपर है जो आपको आसानी से 60+ मार्क्स दिला सकता है यदि आप इस एनालिसिस को ढंग से समझें और साथ में इसको फॉलो भी करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जून 26 के अंदर जो स्टूडेंट ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 देना चाहते हैं उनके सिलेबस में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पूरे सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग में 6 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो पहले 4 मॉड्यूल हैं वो सेक्शन ए में कवर होते हैं, फिर मॉड्यूल नंबर 5 सेक्शन बी में कवर होता है और मॉड्यूल नंबर 6 आपका सेक्शन सी में कवर होता है। अब आगे देखते हैं कि जो आपके मॉड्यूल्स हैं इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। जो मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर आपके पास आता है इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये जो पहले 4 पॉइंट हैं ये आपके सारे के सारे थ्योरी हैं। नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट शीट एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट शीट चैप्टर। नॉर्मली यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलता है। मॉड्यूल नंबर 2 में आपके पास आएगा मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड कॉस्टिंग। मॉड्यूल नंबर 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसके अंदर कॉस्ट बुक कीपिंग, रिकंसलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 5, जिसमें आपके 6 चैप्टर्स कवर होते हैं। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉस्टिंग, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर आपके पास है मॉड्यूल नंबर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स कवर होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। चलिए, इस तरीके से जो हमारे 6 मॉड्यूल में इतने सारे चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से एग्जाम में कवर किए जाएंगे उनको हमें आज इस एनालिसिस में, इस लेक्चर के माध्यम से समझना है, ताकि हम लेस एफर्ट लगा के अच्छे नंबर स्कोर कर सकें और आसानी से हम इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर करके फटाफट से ग्रुप 2 में आ सकें। हाँ जी, जब कोई भी स्टूडेंट जून 26 में या दिसंबर 26 में या कोई भी अटेम्प्ट में एग्जाम में जाएगा तो सबसे पहले जब वो क्वेश्चन पेपर उसके सामने आता है तो पहले 2 सेक्शन उसको मिलते हैं। सेक्शन ए जो एमसीक्यू के नाम से मिलेगा, 30 नंबर का एमसीक्यू का 15 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के हिसाब से आपको 30 नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इंस्टीट्यूट ने आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी। आपके लिए सबसे आसानी ये है कि मान लीजिए आपको 15 में से 13 ऐसे क्वेश्चन है जो 100% कन्फर्म है उनका आंसर, 2 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर कन्फर्म नहीं है, बट आपको जो लगता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है, मतलब बेस्ट आंसर आपके पास क्या हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, वो आंसर आपको अपनी आंसर शीट पर लिख के आना है, या जो भी OMR शीट आपको मिलेगी उस पर जो भी उन्होंने तरीका बता रखा है वो आंसर आपको लिखने हैं। तो 13 इंटू 2 26 नंबर तो आपको पहले ही आ रहे थे। 2 क्वेश्चन में यदि एक भी ठीक हो गया जो आपको नहीं भी आता था फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में 2 नंबर आपको मिल गए, 2 रह गए, फिर भी आपके 28 नंबर बन जाते हैं। और बाई चांस दोनों ही ठीक हो रहे हैं तो 30 के 30 वारे नहीं आ रहे हो गए आपके, तो यार मजे आ गए फिर तो उसका मतलब नेगेटिव मार्किंग ना होने का भी फायदा आपके लिए। यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आए, छोड़ना कुछ नहीं है। आता है वो तो करने जो नहीं आता, आपको जो बेस्ट आंसर लगता है वो आंसर आप वहाँ पे लिख के आए। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 7 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 5 करने हैं, 2 छोड़ने हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होगी, कौन से 2 क्वेश्चन हम छोड़ें ताकि हम कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, 2A 2B, फिर 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपके 3 पार्ट है। इसका मतलब पहले 2 से लेके 7 तक जो 6 क्वेश्चन है उसमें हर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, आखिरी में 3 पार्ट है। यहाँ जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 पहले 5 क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में A पार्ट प्रैक्टिकल है, B पार्ट थ्योरी है, और क्वेश्चन नंबर 8 में तीनों पार्ट आपके थ्योरी हैं। ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखिए, जो आपके पास में सेक्शन ए है उसको समझो। सेक्शन ए में दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 25 के पिछले 5 अटेम्प्ट के जो एग्जाम आपके हो चुके हैं उनको बेस लेकर मैंने जो एमसीक्यू है उनको स्टडी किया और समझा कि भाई जो एमसीक्यू इंस्टीट्यूट हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में से देता है उसमें कितना
प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, कितना आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो एमसीक्यू में भी दो तरीके के एमसीक्यू हो गए, थ्योरी वाले और प्रैक्टिकल वाले। तो दिसंबर 23 में हमने देखा 14 नंबर के आपको क्या मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल, और 16 नंबर के आपको क्या मिल रहे हैं, थ्योरी मिल रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे 16 नंबर के प्रैक्टिकल हैं, 14 नंबर की आपके पास क्या थ्योरी, फिर आपके 12 नंबर के प्रैक्टिकल हैं, 18 नंबर की थ्योरी। आप यदि ध्यान से समझें तो आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो 16 से कितना हो गया 14, 14 से कितना हो गया 18, 18 से कितना 20, और 20 से कितना हो गया 22। इसका ना डे बाई डे इंस्टीट्यूट क्या करता जा रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में एमसीक्यू जो दे रहे हैं उसमें थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर जो पहले 5 क्वेश्चन है 2 से 6 तक वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। और यदि कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 क्वेश्चन कर लेता है तो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए, 70 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, उसको थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन किया गया। तो इंस्टीट्यूट चाहता है भाई बच्चा प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी की नॉलेज भी रखे। तो थ्योरी की नॉलेज कब होगी, जब थ्योरी पढ़ के जाएगा। पढ़ेगा कब, जब उसे एमसीक्यू की फॉर्म में, कंपलसरी फॉर्म में दिया जाए। इंस्टीट्यूट भी तो वही चाहता है कि बच्चे को पूरी की पूरी हर चीज़ की डिटेल नॉलेज मिले, अच्छे नंबर से भी पास हो और नॉलेज भी पूरी मिले। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो 5 से 8 एमसीक्यू मिल सकते हैं, और थ्योरी एमसीक्यू जो होते हैं वो आपके 7 से 10, मतलब 14 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के मिल सकते हैं। इस बार 22 नंबर हो गया, कभी कम भी हो सकता है कभी ज़्यादा भी। हाँ जी, अब बच्चे पूछते हैं कि सर एमसीक्यू में 30 में से 30 लाने का कोई तरीका हमें बताओ, कोई हमें बुक बताओ जहाँ से हम एमसीक्यू करके 30 में से 30 ला सकें। तो मैंने भाई आपके लिए बड़ी मेहनत करके एक बुक तैयार कर रखी है। उस बुक में इंस्टीट्यूट ने 2020 में बिट्स नाम के एमसीक्यू लॉन्च किए थे, फिर 2024 में उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यू को इकट्ठा करके एक बुकलेट तैयार की, वो यहाँ पे कवर है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो आपका चैप्टर खत्म होता है हर मॉड्यूल के एंड में जितने एमसीक्यू वो कवर कर रखे हैं, अब तक एग्जाम में जितने एमसीक्यू आ गए वो कवर कर रखे हैं आपके। रेफरेंस बुक जो मार्केट में होती है जहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ढूंढ के यहाँ पे रखे हुए हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस तरीके से जब मैं हर तरीके के एमसीक्यू आपको करवाऊंगा, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर मिलेगा। और अब तक का पास रिकॉर्ड यही रहा है कि अभी तक कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं जो आपको इस बुक से ना मिलो, सारे के सारे एमसीक्यू यहीं से कवर होते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब सर क्या आप हमें समझा सकते हैं कि जो एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं उनकी एबीसी एनालिसिस कैसे की जाए, किस पे वेटेज ज़्यादा है किसकी वेटेज कम है, कौन सा ए कैटेगरी में, कौन सा बी है, कौन सा सी में, आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, ये आज का जो लेक्चर है वो इसीलिए आपके लिए बनाया गया ताकि आप हर चीज़ को डिटेल में समझें। और आपके जो रिमेनिंग टाइम है, आपके पास में लगभग 2 महीने का टाइम बाकी है एग्जाम तक। मैं जून के महीने को कंसीडर नहीं कर रहा, एक आपके पास में बचा हुआ है कौन सा, अप्रैल का महीना, एक आपके पास है मई। इन 2 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 60 दिन आपके पास में आते हैं। इन 60 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगा। जून 26 में इस वीडियो को फॉलो करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि बच्चा आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। चलिए आगे चलते हैं। तो सर आप हमें बताइए कि आपने कैसे इस एनालिसिस में ABC नाम रखे। तो जो चैप्टर 0 से स्टार्ट होते हैं 2 नंबर तक की वेटेज है, हमने उन्हें C कैटेगरी में रखा। जो चैप्टर 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनकी वेटेज 2 नंबर से ज़्यादा होती है, 2 की जगह 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, हमने उनको B कैटेगरी में रखा। ठीक है ना। और बाकी के सारे चैप्टर जिनमें मिनिमम एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है 2 नंबर का, तो जहाँ पे स्टार्टिंग 2 नंबर या उससे ज़्यादा की हो गई वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके किस में कवर हो गए, A कैटेगरी में आ गए। तो A कैटेगरी वाले वो चैप्टर्स हैं जिन्हें आपने सबसे पहले शुरू करना है, क्योंकि इन चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन MCQ को ज़रूर आता है। ठीक है ना। फिर B कैटेगरी जहाँ पे स्टार्टिंग 0 से है लेकिन एंड हमारा 4 नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर भी हो सकता है, 8 नंबर भी हो सकता है। और C कैटेगरी में वो आते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग 0 से है और मैक्सिमम 2 नंबर, मतलब एक ही क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है, आएगा भी या हो सकता ना भी है। चलिए आगे चलते हैं। सर आपने A सेक्शन तो हमें बहुत डिटेल में बताया, क्या आप हमें B के बारे में भी इसी तरीके से डिटेल में बताएंगे? चलो भाई बिल्कुल। अब जो आपका सेक्शन B है, जो आपका सेक्शन B है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके 7 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आप उनका डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 25 के पिछले 5 अटैम्प्ट के जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको क्वेश्चन वाइज, साथ में चैप्टर वाइज एक एनालिसिस यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, उसको मैं पहले आपको समझाऊंगा कि यार इस टेबल में लिखा क्या हुआ है, फिर उसके बेस पर हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं
यहाँ पे दिसंबर 23 में क्वेश्चन 2A 2B, पहला क्वेश्चन किस में से आया था, कॉस्ट शीट में से, फिर आया था लेबर कॉस्टिंग। 3A 3B में ओवरहेड कॉस्टिंग, अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम या नॉन इंटीग्रेटेड। 4A में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, 4B में आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 5A में प्रोसेस कॉस्टिंग, 5B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 6 में मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा कमाल की बात ये देखो, दिसंबर 23 से लेके जून 25 जो 4 अटेम्प्ट थे पहले, उसमें हर बार मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सिंगल क्वेश्चन 14 नंबर का आता था और ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता था, लेंदी हो जाता था और ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में उलझ कर रह जाते थे। जहाँ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आपको आधे घंटे के अंदर ये टाइम मिलता है नॉर्मली। 14 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम मान के चलते हैं आपको 30-35 मिनट में वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब भी कोई बच्चा इस 14 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करता है, और ज़्यादातर हमने क्या देखा, वो बच्चे को 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने टफ क्वेश्चन उठा लिया। तो ऐसे में ज़्यादातर बच्चे क्या करने लग गए, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते रहे, आंख बंद करते थे और आगे निकल जाते थे, कहते यार इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, ये तो हमें फेल कराता है। तो इंस्टीट्यूट को जब ये बात पता चली कि यार अब तो ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने की वजह से हाथ ही नहीं कोई लगा रहा, तो दिसंबर 25 ऑनवर्ड से उन्होंने क्या कर दिया, आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके लिए आसान कर दिया। 14 नंबर के एक सिंगल क्वेश्चन को उन्होंने 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। और अब यकीन मानो हर बच्चे ने ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग जो बच्चे छोड़ के जाते थे, अब वो मार्जिनल कॉस्टिंग लोग करके जाने लगे, स्टूडेंट करके जाने लगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ आपको आगे भी मिलेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिलेगा, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मिलेगा, मतलब इंटर ग्रुप 2 में भी मिलेगा, फाइनल के ग्रुप 3 में भी मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट चाहता भी मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस है वो तो हर बच्चे के दिमाग में घुस जाना चाहिए ना, वो कैसे बच्चा इग्नोर कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 7A बजटरी कंट्रोल, 7B कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी, 8A में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, 8B में मटेरियल कॉस्टिंग की थ्योरी, 8C में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फिर से थ्योरी। ऐसे ही जून 24 में यदि हम देखें तो कॉस्ट शीट, फिर लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, अकाउंटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके नाम सेम आ रहे हैं बार बार, जैसे कॉस्ट शीट 2A के अंदर बार बार कॉस्ट शीट आता है, 2B में लेबर भी आ सकता है, मटेरियल कॉस्टिंग भी आ सकता है, लेकिन 3A में हमेशा ओवरहेड आता है। 3B में पहले 2 बार इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड से पूछा, लेकिन अगले 3 अटेम्प्ट में हर बार क्वेश्चन किससे आया, रिकंसिलिएशन चैप्टर से। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लगभग ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर आपके पास है प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। तो जून 26 में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के ज़्यादा चांसेस होंगे आने के एग्जाम में एज कम्पेयर टू प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस नहीं करके जाए, करना भैया दोनों है, कुछ भी हो सकता है। अब 5B में हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, 6 में हमेशा मार्जिनल आता है, 7A में हमेशा बजटरी कंट्रोल आता है, 7B में हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी आती है, 8A में हमेशा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी आती है। ठीक है जी। 8B में मटेरियल कॉस्टिंग की थ्योरी जनरली पूछते हैं, लेकिन इस बार आपकी लेबर कॉस्टिंग की थ्योरी पूछ ली थी। 8C में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी पूछते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पूछ लिया। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या आते हैं, आपके 6 चैप्टर के नाम आते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। सबके बारे में एक एक दो लाइन आपको लिखनी थी और आपको आराम से यहाँ पर कितने नंबर मिल रहे थे, 5 नंबर मिल रहे थे। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या देखा कि दिसंबर 23 से दिसंबर 25 के बीच में जब मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी किया और पता लगाया कि यार किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर हर बार आता है और कौन सा ऑप्शन में आता है, तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी बना दी, एक मैंडेटरी जो हमेशा आता है और एक ऑप्शन में, जिसको अभी मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। जो हमेशा आता है उसे A कैटेगरी में डाल दूंगा, जो ऑप्शन में आता है उसे B कैटेगरी में डाल दूंगा, जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं उन्हें C कैटेगरी में डाल देंगे, ताकि आपको ABC में पता चल जाए। A कैटेगरी वो मेन चैप्टर हैं जिनसे प्रैक्टिकल हमेशा आता है, B कैटेगरी में वो चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें कोई 2 चैप्टर या 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन मिलता है, और C कैटेगरी में मैं आपको सारे थ्योरी चैप्टर्स बता दूंगा जिसमें से आपको थ्योरी मिलनी है। यदि कोई बच्चा 7B या 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता है थ्योरी का, तो उसके लिए थ्योरी उसको करनी पड़ेगी। और कोई कहता है जी नहीं मेरे को थ्योरी नहीं करनी, तो भैया उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले 5 क्वेश्चन बने, ताकि वो बिना थ्योरी करे भी पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकता है 70 नंबर का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो मैंने आपको दिसंबर 23 से दिसंबर 25 की स्टडी डिटेल में समझाई थी, अब वहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है उन 5 पेपर का, ये कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन में हमने देखा कि क्वेश्चन जो 2A है वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन किसका आएगा, कॉस्ट शीट का। हाँ जी। 3A में हमेशा क्वेश्चन किसका आएगा, ओवरहेड कॉस्टिंग का, जिनको मैंने टिक कर रखे हैं। टिक करने का मतलब क्या है, ये वो चैप्टर्स हैं जो हमेशा आते हैं। इसका मतलब ये A कैटेगरी के चैप्टर्स हो गए। कौन से कैटेगरी के चैप्टर हो गए, A। लेबर कॉस्टिंग और मटेरियल कॉस्टिंग में से कोई एक क्वेश्चन आता है तो ये आपका B कैटेगरी में आ जाएगा, ऑप्शंस हो गए ना।
यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 चैप्टर में से आता है तो मैं उसे बी कैटेगरी में ले लूँगा। आपके पास में अकाउंटिंग सिस्टम रिकंसिलिएशन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, बी कैटेगरी में आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जनरली एग्जाम में आता है, कभी कभार जॉब या बैच में से पूछते हैं तो हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को वैसे किस में मानेंगे, ए कैटेगरी, बट आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 में से कोई एक है। बट अभी तक पिछले 5 अटेम्प्ट में 4 बार ऑपरेटिंग आया, एक बार आपका ऑपरेटिंग नहीं आया। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हमेशा आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट में होल्ड लगे, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, फिर दूसरा आता है तो पहला नहीं आता, इस तरीके से चलता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा आता है, मार्जिन हमेशा आता है, ठीक है ना। बजटरी हमेशा आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा आता है आपके पास में। तो यहाँ पे जिनको मैंने टिक कर रखा है वो मेरे लिए कौन से कैटेगरी आ जाएगा, ए कैटेगरी। जिनको मैंने टिक नहीं कर रखा वो चैप्टर बी कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं वो मेरे सी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो चलिए आगे जो कैटेगरी को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जो सेक्शन बी है, जो मेरा सेक्शन बी है, उसमें कॉस्ट शीट, ओवरहेड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटरी, ये सारे के सारे नॉर्मली हमेशा एग्जाम में आते हैं। ऑपरेटिंग को भी मैंने ए कैटेगरी में डाल लिया क्योंकि 5 अटेम्प्ट में 4 बार ऑपरेटिंग का आ चुका, तो मैंने फिर ऑपरेटिंग को ए कैटेगरी में ही ले लिया। इन चैप्टर की एग्जाम में जाने से पहले जून 26 का जिनका भी एग्जाम है, जिनका पास टाइम बहुत कम है, जिनकी आज ही नींद खुली है, अब वो जागे हैं कि यार मुझे जून 26 में एग्जाम देना है, या वो कोई भी पर्सन पिछले कई महीनों में नहीं पढ़ पाया, फैमिली इशू है या जॉब कर रहा था, टाइम नहीं निकल पाया, किसी भी वजह से बिजी था, अब उसके पास सफिशिएंट टाइम है, 2-2.5 महीने उसके पास, 2 महीने, 2.5 महीने भी नहीं बोलेंगे, 2 महीने उसके पास में बचे हुए हैं। यदि वो उन 2 महीने को यूज़ करना चाहता है सही तरीके से, तो ये एनालिसिस आपके बहुत काम किया। और मैं चाहूँगा कि ये एनालिसिस, ये वीडियो आप खुद तो 2-3 बार देखें और उसको फॉलो भी करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ इंटर पास करके ग्रुप 1 से किस में जा सके, ग्रुप 2 में। और यदि किसी बच्चे का ग्रुप 2 क्लियर हो चुका, खाली ग्रुप 1 में रुका हुआ है, तो भैया ग्रुप 1 पास होते वो किस में आ जाएगा, फाइनल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो फ्री का मतलब क्या है, ये ए कैटेगरी के चैप्टर हैं, एग्जाम में जाने से पहले इनकी रिवीजन आपको 3 बार करनी है। बी कैटेगरी में जो चैप्टर्स हैं ये ऑप्शनल चैप्टर्स हैं, जिनमें कोई 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। इन्हें एग्जाम में जाने से पहले आप 2 बार भी रिवीजन कर लेंगे तो सफिशिएंट है। आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 2 बार बहुत है। सी कैटेगरी में हमने वो चैप्टर्स रखे जो थ्योरी में आते हैं, और इनकी रिवीजन यदि आपने एक बार भी कर ली इनफ है। और इन सब क्वेश्चंस का जो थ्योरी के होते हैं, मैं आपको उनका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उन पीडीएफ को करने से, उन पीडीएफ में जितने भी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैंने वहाँ पे कवर कर रखे हैं। आप उन्हें 2-3 बार भी ढंग से याद कर लें और लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले एक बार उसका रिवीजन कर ले, तो आप अच्छे तरीके से क्या हो जाओगे, पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। 7B और 8A, B, C तीनों, मतलब थ्योरी में भी आप कमांड हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। सर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? हाँ जी, जिस तरीके से हमने एमसीक्यू की बुक बना रखी है उसी तरीके से हमने प्रैक्टिकल बुक भी बना रखी है। तो जो भी स्टूडेंट सुमित रस्तु की क्लासेस से कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस परचेज करते हैं, उनको हम 2 बुक प्रोवाइड करते हैं। पहला कौन सी बुक, एमसीक्यू बुक, और दूसरा हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव बुक, मतलब प्रैक्टिकल बुक, सब्जेक्टिव बुक। ठीक है जी। इस बुक में इंस्टीट्यूट ने जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें हमने यहाँ पे सारे लिस्ट में डाल रखे हैं। यहाँ पे आपको एक चैप्टर और भी दिखाई दे रहा होगा, की फैक्टर। इंस्टीट्यूट इसे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कवर करके चलता, हमने उसको क्या किया, सेपरेटली दिखा रखा है। ये वो सारे स्टूडेंट हैं जिनकी लिस्ट हमने आपके सामने शो कर रखी है, रैंक होल्डर की, जिन्होंने सुमित रस्तु की क्लासेस से क्लासेस परचेज की, बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर किए और अच्छे नंबर से पास हुए, और इंस्टीट्यूट ने इन्हें रैंक होल्डर की लिस्ट में कवर किया। तो इस बार हमारे यहाँ रैंक 1 भी आया दिसंबर 25 में CMA फाइनल SCM पेपर में। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर की सारी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में दे दी कि यार MCQ कहाँ से आते हैं, कितने प्रैक्टिकल आते हैं, कितनी थ्योरी आते हैं। जो सब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट जिसको कहते हैं, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 में कौन से आपको क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप थ्योरी ज़्यादा करना चाहते हैं तो 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन कीजिए, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में कोई से भी 3 क्वेश्चन कर लो। ठीक है जी। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग के 3 चैप्टर आपको करके जाने पड़ेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास है ओवरहेड कॉस्टिंग, अकाउंटिंग सिस्टम या रिकंसिलिएशन, उसमें से करना पड़ेगा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास में क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जनरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आता है, लास्ट में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये 2 चैप्टर भी करोगे तो क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 3 चैप्टर कर लो तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। 6 में अकेला मार्जिनल कॉस्टिंग, ये अपने आप में बड़ा बलशाली है, बड़ा दम है उसमें, तो आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी भाई, बाकी जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको 2-2, 3-3 चैप्टर करने पड़ रहे हैं, बट यहाँ पे
मार्जिनल कॉस्टिंग को आप डिटेल में करके चले जाएँ तो आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ और करने की ज़रूरत है। और यकीन मानो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके जो बुक हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें करा रखे हैं, और जो मैराथन आपको मैंने प्रोवाइड की है उस मैराथन में भी मैंने आपको ईच एंड एवरी जितने भी चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं सबकी कंप्लीट मैराथन में मैंने बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उन मैराथन को जरूर फॉलो करें और आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सॉन्ग बना सकते हैं। अभी तक मैंने क्या देखा कि जो मैराथन हमने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ पर मिनिमम जो पेपर आपका रहता है 50 to 70% पेपर तो मैराथन से ही कवर हो जाता है। कितनी बार तो ऐसा देखा कि जो क्वेश्चन मैंने मैराथन में कराया इंस्टीट्यूट ने भी सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए, वारे न्यारे हो गए। मतलब 50% पेपर तो आप मान के चलो हमारी मैराथन से आपको मिल जाएगा। अब तक पास रिकॉर्ड ऐसा रहा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई आगे भी हमारी मैराथन के हिसाब से आपको पेपर देते रहे ताकि आप अच्छे नंबर से क्या हो सके, पास हो सके। मेरी तरफ से आप सभी को जून 26 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे नंबर से पास हो और आपकी सारी मनोकामनाएं क्या हो जाए, पूरी हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।